नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। आज भारत भर के लाखों किसानों के लिए एक शानदार खबर है। आखिरकार इंतजार खत्म हो गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बहुप्रतीक्षित 20वीं किस्त का वितरण होने वाला है। अपना कैलेंडर चिन्हित करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि तारीख की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। 2000 रुपए जल्द ही आपके बैंक खातों में आ जाएंगे। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिससे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर और शिक्षकों की योग्यता पर चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। फिर हम एक ऐसे ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में बात करेंगे जो भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। 30 जुलाई 2025 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, जब हमने अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई छलांग लगाई है। फिर हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे की जिसने वैश्विक व्यापार परिदृश्य में हलचल मचा दी है और भारत के लिए नई चुनौतियां पेश की हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले कुछ खास उत्पादों पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह भारत के लिए क्या मायने रखता है और सरकार की रणनीति क्या हो सकती है। कई महीनों से किसान इस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमें जून में किस्त आने की फुसफुसाहट सुनाई दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब केंद्र सरकार ने एक निश्चित घोषणा कर दी है जिससे अनगिनत चेहरों पर मुस्कान आ गई है। 20वीं किस्त, जो कि 2000 रुपए है, 2 अगस्त को सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। 2 अगस्त वह दिन है, यह किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है, खासकर जब वे आगामी कृषि गतिविधियों की तैयारी कर रहे हैं। यह आधिकारिक घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से यह अच्छी खबर साझा की है, सीधे किसानों को संबोधित करते हुए। मंत्री चौहान ने सभी किसानों को अपनी शुभकामनाएं दी और अच्छी खरीफ फसल के लिए अपना आशावाद व्यक्त किया है। फिर उन्होंने महत्वपूर्ण अपडेट दिया जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे पीएम किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल धन हस्तांतरण शुरू किया बल्कि यह सीधे अवसर पर किसानों से जुड़कर बात भी करेंगे। मंत्री चौहान ने सभी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे, जैसे आपके गांव में, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर, ICAR के संस्थानों में और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, मंडियों में या कृषि बाजार में, पैक्स के मुख्यालयों में। तो सुनिश्चित करें कि आप अपने निकटतम कार्यक्रम स्थान का पता लगाएं और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इसमें शामिल हो जाएं। यह सरकार की किसान समुदाय के लिए की गई पहलों के बारे में सीधे नेता से सुनने का एक शानदार अवसर है। जो लोग इस योजना से नए जुड़े हैं उनके लिए बताते हैं आपको संक्षेप में कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसान परिवारों को सालाना 6000 रुपए प्रदान करती है। यह राशि 2000 रुपए की 3 समान किस्तों में वितरित की जाती है। आपको बता दें कि जो पिछली किस्त थी वो 24 फरवरी को जमा की गई थी। 20वीं किस्त अप्रैल से जुलाई महीने की अवधि को कवर करती है और अब आधिकारिक घोषणा के साथ इंतजार वास्तव में खत्म हो गया है। जैसे ही पैसा आपके खाते में आएगा, आपको अपने मोबाइल फोन पर एक SMS सूचना प्राप्त होगी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको कैसे पता चलेगा कि आप उन लाभार्थियों में से हैं जिन्हें यह किस्त मिलेगी? यह सरल है और इसे ऑनलाइन किया जा सकता है। आप आधिकारिक पीएम किसान ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर लाभार्थी सूचना में आसानी से अपना नाम देख सकते हैं। यह पोर्टल सभी जानकारी प्रदान करता है जिससे आप घर बैठे आसानी से अपने आवेदन की स्थिति और भुगतान विवरण की जांच कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बहुत सीधी है। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, किसान कॉर्नर सेक्शन में जाएं,
लाभार्थी सूची या लाभार्थी स्थिति विकल्प पर क्लिक करें। अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव चुनें। रिपोर्ट प्राप्त करें पर क्लिक करें। आपके सामने लाभार्थियों की सूची आ जाएगी। आप इसमें अपना नाम ढूंढ सकते हैं। अब कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनके खाते में यह पैसा नहीं आएगा। केंद्र सरकार ने इस बारे में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किन वजहों से आपकी किस्त नहीं मिल सकती है। यदि आपने अपनी किसान आईडी नहीं बनवाई है तो आपके खाते में पैसा नहीं आने की आशंका है। सरकार ने पहले ही कहा है कि सम्मान निधि के पैसों के लिए किसान पंजीकरण यानी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं। आधार कार्ड से नाम का मिलान नहीं होने पर यदि आपके बैंक खाते या पीएम किसान रिकॉर्ड में आपका नाम आधार कार्ड से मेल नहीं खाता है तो यह किस्त रुक सकती है। बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर प्रक्रिया को पूरा करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए यदि आपने इनमें से कोई भी काम पूरा नहीं किया है तो आपको तुरंत इन औपचारिकताओं को पूरा कर लेना चाहिए ताकि भविष्य की किस्तों में कोई बाधा ना आए। आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर या अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करके इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पीएम किसान योजना का पैसा आने की खबर सुनकर किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। यह राशि सीधे उनकी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने और उनकी आय में वृद्धि करने में मदद करती है। यह योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, उन्हें सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे वे अपनी खेती की लागत को वहन कर सकें और बेहतर जीवन जी सकें। केंद्र सरकार की यह पहल किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। तो यह थी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। एक बार फिर आपको याद दिला दें, 2 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाकर यह राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। हम अपने सभी किसान भाइयों और बहनों को इस खुशी के अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद है कि यह राशि उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से सामने आया यह वीडियो हर किसी को हैरान करने वाला है। इस वीडियो में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर अंग्रेजी के बेहद सामान्य शब्द 11 की स्पेलिंग लिखने में संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है। और सिर्फ 11 ही नहीं, उनसे 19 की स्पेलिंग भी नहीं लिखी गई। आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन कैमरे में कैद ये दृश्य बताते हैं कि जब उनसे 11 की स्पेलिंग लिखने को कहा गया तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एवियन लिख दिया, और जब 19 की स्पेलिंग लिखने को कहा गया तो उन्होंने 19 लिख दिया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जब उनसे पूछा गया कि क्या ये सही है तो उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस में हाँ कहा। इस घटना को और भी गंभीर बनाने वाली बात यह है कि ये मास्टर जी पिछले 5 सालों से इसी सरकारी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, पिछले 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे शिक्षक को 11 और 19 जैसे बुनियादी शब्दों की स्पेलिंग नहीं आती। जानकारी के अनुसार यह वीडियो ग्राम पंचायत मड़वा के घोड़ाशोद गांव स्थित एक स्कूल का बताया जा रहा है। औचक निरीक्षण के लिए पहुंची एक टीम ने जब शिक्षक से ब्लैक बोर्ड पर अंग्रेजी के कुछ शब्द लिखने को कहा तो उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ गलत स्पेलिंग लिखी। हैरानी की बात है कि स्पेलिंग गलत होने के बाद भी शिक्षक के चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई भाव नहीं था, बल्कि वह इसी गलत स्पेलिंग के साथ बच्चों को पढ़ा रहे थे और उसका मतलब भी बता रहे थे। सिर्फ अंग्रेजी की स्पेलिंग ही नहीं, इस शिक्षक की सामान्य ज्ञान की कमी ने भी सबको चौंका दिया। वायरल वीडियो में यह भी सामने आया कि उन्हें यह भी नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, वे जिस जिले में रहते हैं उस जिले के एसपी और कलेक्टर का नाम क्या है। ये वो बुनियादी सवाल हैं जिसकी जानकारी किसी भी जागरूक नागरिक को होनी चाहिए, खासकर एक शिक्षक को जो बच्चों को ज्ञान देने का काम करते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे शिक्षक हमारे बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं और उनके भविष्य का क्या होगा।
सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने बच्चों के भविष्य पर गहरी चिंता व्यक्त की। अभिभावक, शिक्षाविद और आम जनता सभी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यदि सरकारी स्कूलों में ऐसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य किस दिशा में जाएगा। यह सिर्फ एक शिक्षक का व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी खामी को उजागर करता है। सवाल यह है कि ऐसे शिक्षकों की भर्ती कैसे हुई? क्या उनकी योग्यता की जांच नहीं की गई? और यदि वे पहले से कार्यरत थे तो क्या उनकी नियमित रूप से ट्रेनिंग या योग्यता आकलन नहीं किया जाता है? इस तरह के मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जाती है। सबसे पहले यह जांच होनी चाहिए कि शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में कोई अनियमितता तो नहीं हुई थी। दूसरा, ऐसे शिक्षकों को फिर से प्रशिक्षित करने या उनकी दक्षता का आकलन करने की आवश्यकता है। शिक्षा एक राष्ट्र के भविष्य की नींव है। यदि यह नींव ही कमजोर होगी तो हम एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? यह घटना सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की तात्कालिकता को दर्शाती है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक शिक्षक को न केवल विषय का गहरा ज्ञान होना चाहिए, बल्कि सामान्य जागरूकता भी होनी चाहिए। यह घटना दर्शाती है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में और सेवाकालीन प्रशिक्षण में गंभीर खामियां हैं। सरकार और शिक्षा विभाग को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को योग्य शिक्षक ही पढ़ाएं। तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसे हालात को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जैसे कि शिक्षकों की भर्ती के दौरान योग्यता और सामान्य ज्ञान की गहन जांच होनी चाहिए। शिक्षकों के लिए नियमित रूप से व्यावसायिक विकास कार्यक्रम और मूल्यांकन सत्र आयोजित किए जाने चाहिए ताकि उनकी योग्यता बनी रहे। ऐसे मामलों में जवाबदेही तय की जानी चाहिए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूलों में औचक निरीक्षण और निगरानी तंत्र को मजबूत करना ताकि ऐसे मामले सामने आ सके। सिर्फ संख्या ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यह घटना एक आईना है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने बच्चों को वाकई वह शिक्षा दे पा रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। यह समय है जब सरकार, अभिभावक और समाज सभी मिलकर इस गंभीर मुद्दे पर विचार करें और ठोस कदम उठाएं। अब हम बात करते हैं 30 जुलाई 2025 को शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक नए युग की शुरुआत हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की संयुक्त परियोजना निशार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर और रडार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। यह सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, यह लाखों जिंदगियां बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। निसार को पृथ्वी का MRI स्कैनर कहा जा रहा है और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। यह सैटेलाइट धरती की सतह की इतनी बारीक तस्वीरें ले सकता है कि सेंटीमीटर तक के बदलाव को भी पकड़ लेता है। यह क्षमता हमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन की पहले से चेतावनी देने में मदद करेगी। निसार की लॉन्चिंग को और भी महत्वपूर्ण बनाती है एक चौंकाने वाली घटना जो कल 30 जुलाई 2025 को ही हुई। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास ओखोटस्क सागर में 8.8 तीव्रता का एक भीषण भूकंप आया। इस भूकंप ने रूस, जापान, हवाई, कैलिफोर्निया, अलास्का, सोलोमन द्वीप, चिली, इक्वाडोर, पेरू, फिलीपींस, गुआम और न्यूजीलैंड सहित 12 देशों में सुनामी का खतरा पैदा कर दिया। कल्पना कीजिए, इस भूकंप की ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए 9,000 से 14,000 परमाणु बमों के बराबर थी। कुरिल द्वीपों में 5 मीटर ऊंची लहरें दर्ज की गईं और जापान के फुकुशिमा में लोग 2011 की भयावह सुनामी की याद से सहमे हुए थे। ऐसी आपदाओं की पहले से खबर मिलना कितना जरूरी है, यह कल की घटना ने साबित कर दिया और ठीक यही काम निसार करेगा। यह सैटेलाइट भूकंप से पहले जमीन की हल्की से हल्की हलचल को भी पकड़ सकता है
सुनामी की संभावना का अनुमान लगा सकता है। इसका डेटा आपदा प्रबंधन को तेज और सटीक बनाएगा, जिससे जान माल का नुकसान कम हो सकेगा। यह सचमुच एक वरदान है। तो आखिर यह अत्याधुनिक सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं की पहले से खबर कैसे देगा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। निसार धरती की फॉल्ट लाइनों यानी धरती की जो दरारें हैं उनमें होने वाली बेहद छोटी हलचल को भी पकड़ने में सक्षम है। यह जमीन में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को भी माप सकता है, जिससे भूकंप की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। यह हमें भूकंप आने से पहले तैयारी करने का इनवैल्यूएबल समय देगा। भूकंप के बाद समुद्र की सतह में होने वाली हलचल और तटीय क्षेत्रों में संभावित बाढ़ को निसार लगातार मॉनिटर करेगा। इस निगरानी से यह सुनामी की सटीक और समय पर चेतावनी जारी कर पाएगा, जिससे तटीय आबादी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। ज्वालामुखी विस्फोट से पहले अक्सर उनके नीचे की जमीन में हलचल या सूजन होती है। निसार इन बारीक बदलावों को पकड़कर ज्वालामुखी विस्फोट की खबर दे सकता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों को खाली कराया जा सके। निसार पहाड़ों में मिट्टी की हलचल और नदियों के जलस्तर में होने वाले बदलाव को भी मापेगा। यह क्षमता इसे भूस्खलन और बाढ़ का अलर्ट पहले से देने में मदद करेगी। भारत में विशेषकर हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप, असम और केरल में बाढ़, उत्तराखंड में भूस्खलन जैसी आपदाएं आम हैं। निसार इन सभी का पहले से पता लगाकर अनगिनत जिंदगियां और संपत्ति बचाने में मदद करेगा। निसार सिर्फ आपदा प्रबंधन तक ही सीमित नहीं है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए इसके और भी कई फायदे हैं। यह सैटेलाइट फसलों की स्थिति और मिट्टी की नमी के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। इससे किसानों को बुआई, सिंचाई और फसल प्रबंधन के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। निसार भूजल स्तर और नदियों के स्तर को सटीकता से मापेगा। यह डेटा हमें पानी की कमी से निपटने, जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में योजना बनाने में सहायता करेगा। यह तटीय कटाव और समुद्री बर्फ की गतिविधियों को ट्रैक करेगा। यह समुद्री पर्यावरण के संरक्षण और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, जो समुद्र के बढ़ते स्तर और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहे हैं। निसार को इसरो के ताकतवर रॉकेट GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि यह पहली बार था जब GSLV ने किसी सैटेलाइट को सूर्य समकाली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। निसार सैटेलाइट का वजन 2392 से 2800 किलोग्राम के बीच है और यह एक SUV जितनी बड़ी है। कल इस लॉन्च को इसरो के YouTube चैनल पर लाखों लोगों ने लाइव भी देखा, जो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है। आपको बता दें कि इस मिशन को पहले मार्च 2024 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन एंटीना के गर्म होने की तकनीकी समस्या के कारण इसे टाल दिया गया था। नासा ने इस समस्या को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया है और अब यह मिशन पूरी तरह से सफल है। यह भारत और अमेरिका के बीच वैज्ञानिक सहयोग का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। निसार की सफल लॉन्चिंग भारत और दुनिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह सैटेलाइट अपनी दोहरी रडार क्षमता, हर मौसम में काम करने की क्षमता और मुफ्त डेटा नीति के कारण ट्रूली अनोखा है। इसका डेटा वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए अमूल्य साबित होगा। यह हमें प्रकृति की अप्रत्याशित शक्तियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करेगा। अब हम कामचटका जैसे भूकंप और सुनामी से पहले खतरे का सायरन बजते हुए सुन पाएंगे, जिससे लाखों जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। निसार सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, यह एक मोर रिसाइलेंट फ्यूचर की उम्मीद भी है। अब सबसे पहले आइए समझते हैं कि ट्रंप ने क्या ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह कोई नई बात नहीं है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भी अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत व्यापारिक टैरिफ को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं।
उनका मानना है कि टैरिफ अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करते हैं और व्यापार घाटे को कम करते हैं। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ताएं लगातार चल रही हैं और दोनों देशों के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव देखा गया है, खासकर व्यापार के मोर्चे पर। ट्रंप के इस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद भारत सरकार की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। भारत सरकार के बयान का टेक्स्ट हाईलाइट किया हुआ। सरकार हमारे किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। सरकार हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता भारत के किसानों, छोटे और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज और उद्यमियों के हितों की रक्षा करना है। यह वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इन पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने दोहराया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। यह एक मजबूत संकेत है कि भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा जब बात उसके आर्थिक संप्रभुता और जनता के कल्याण की आएगी। भारत ने अपने इस रुख के समर्थन में हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुए आर्थिक और व्यापार समझौते यानी इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट का हवाला दिया। सरकार ने कहा है कि विदेशी खिलाड़ियों के लिए अपने बाजार खोलते हुए भी वह घरेलू खिलाड़ियों के हितों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। यह दर्शाता है कि भारत खुले व्यापार का समर्थक है, लेकिन अपनी शर्तों पर और अपने घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचाए बिना। यह प्रतिक्रिया भारत की दृढ़ता और आत्मनिर्भरता की भावना को दर्शाती है। यह दिखाता है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से अपनी नीतियों को आकार देने वाला देश है। अब बात करते हैं कि ट्रंप द्वारा घोषित ये नए टैरिफ भारत के किन निर्यात क्षेत्रों पर लागू होंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। यह टैरिफ प्लान भारत के कई बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले निर्यात क्षेत्रों पर लागू होगा। इस 25% टैरिफ की लिस्ट में शामिल हैं प्रमुख सेक्टर्स जैसे भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले वाहन और उनके पुर्जे अब महंगे हो जाएंगे, जिससे भारतीय निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर पड़ेगा। ये दो महत्वपूर्ण बुनियादी उद्योग हैं। इन पर टैरिफ लगने से भारतीय इस्पात और एल्यूमीनियम निर्माताओं को नुकसान हो सकता है। भारत में बने स्मार्टफोन के अमेरिकी बाजार में महंगे होने से उनकी बिक्री पर असर पड़ सकता है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भागीदारी को यह झटका दे सकता है। भारत समुद्री उत्पादों का एक बहुत बड़ा निर्यातक है और इस पर टैरिफ लगने से मछुआरों और निर्यातकों पर सीधा असर पड़ेगा। यह भारत का एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्र है जिस पर टैरिफ से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ विशेष कृषि और खाद्य उत्पादों पर भी यह टैरिफ लगेगा, जिससे किसानों की आय प्रभावित हो सकती है। यह राहत की बात है कि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों को इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। ये वो क्षेत्र हैं जहां अमेरिका भारत के साथ सहयोग को महत्वपूर्ण मानता है। अमेरिका लंबे समय से भारत से कुछ खास सेक्टर्स में अपने उत्पादों के लिए बाजार खोलने और टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है। अमेरिका विशेष रूप से चाहता है कि भारत अपनी कृषि और डेयरी उत्पादों के साथ ही जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के लिए बाजार खोले और इन पर लगे 100% तक के टैरिफ को हटाए या कम करे, लेकिन इस पर भारत सहमत नहीं है। भारत के सहमत ना होने की एक बड़ी वजह भी है और वो वजह यह है कि यदि वह इन अमेरिकी मांगों को मानता है तो इससे देश में एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो जाएगा, खासकर छोटे किसान। भारत सरकार का मानना है कि ऐसे कदम उठाने से लाखों छोटे किसानों की आजीविका पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है, जिन्हें बड़े पैमाने पर सब्सिडी वाले अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों से स्पर्धा करनी पड़ेगी। और यही कारण है कि भारत इस मामले में बेहद संवेदनशील है और अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा कर रहा है। ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियां एक बदलती भू राजनीति का हिस्सा हैं। भारत के लिए यह एक अवसर है
कि वह केवल अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय अन्य देशों के साथ गहरे आर्थिक संबंध बनाए। हमें नए मार्केट्स की खोज करनी चाहिए और अपने देश में ही एक नया अवसर देखना चाहिए। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह स्थिति भारत को अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से संतुलित करने और घरेलू सुधारों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगी। इसका मतलब है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अंदरूनी तौर पर मजबूत सुधार करने होंगे, जिससे वह वैश्विक स्तर पर कमजोर ना पड़े। यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, इसका एक गहरा भू राजनीतिक संदर्भ भी है। वैश्विक स्तर पर व्यापार युद्ध और संरक्षणवाद बढ़ रहा है। ऐसे में भारत को अपनी व्यापारिक रणनीतियों को और अधिक लचीला और विविध बनाना होगा। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा, बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी प्रभावित होगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को और मजबूत करना चाहिए ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिले। उन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को प्राथमिकता देना जो भारत के हितों के अनुकूल है, जैसा कि ब्रिटेन के साथ किया गया। यदि आवश्यक हो तो विश्व व्यापार संगठन के मंच पर अमेरिकी टैरिफ नीतियों को चुनौती देना, देश के भीतर निवेश के माहौल को और बेहतर बनाना ताकि विदेशी और घरेलू दोनों तरह के निवेशक आकर्षित हों, जिससे रोजगार सृजन हो और अर्थव्यवस्था मजबूत हो। ट्रंप द्वारा घोषित यह टैरिफ भारत के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती है, खासकर उन निर्यात क्षेत्रों के लिए जिन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है, हर चुनौती अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया दर्शाती है कि वह अपने किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। यह भारत को अपनी व्यापार नीतियों को पुनर्गठित करने, नए साझेदार खोजने और अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने का एक अवसर भी देता है। आगे आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता किस दिशा में जाती है और भारत इस चुनौती का सामना कैसे करता है। आप देख रहे थे आईना सच का। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ और हमारी मुलाकात होगी कल फिर आपसे। आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है कि लोग आपकी परवाह तब तक करते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए। इसे स्वार्थ नहीं, जीवन कहते हैं।